तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है आपकी स्क्रीन के सामने, वो है रीजनल एस्पिरेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। जब मैं इस चैप्टर के बैठ के नोट्स बना रहा था तो मुझे खुद पढ़ने में बहुत मज़ा आया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको समझने में और इसको पढ़ने में कितना मज़ा आने वाला है। इससे पहले गाइज हमने जो पिछले चैप्टर्स के वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और वो सारे जो चैप्टर्स हैं वो हम एक ही वीडियो में यानी वन शॉट में पूरा कवर कर रहे हैं। और मुझे कई स्टूडेंट से फीडबैक मिली है कि कई सारे लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में वो जो चैप्टर्स हैं वो समझ में आए हैं। अगर आप भी उसे अच्छे से समझना चाहते हैं बाकी स्टूडेंट की तरह, तो उसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ से वो सारी वीडियोज़, आप जो पिछले चैप्टर्स की वीडियोज़ हैं हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की, और इसके अलावा क्लास 12 हिस्ट्री की भी हमारी जो लेक्चर्स हैं वो इसी तरीके से अपलोडेड हैं। वो दोनों आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे रीजनल एस्पिरेशन, जो कि चैप्टर नंबर 8 है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का, तो बिना किसी देरी के चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइज, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एजुलॉजिकल, वन डेस्टिनेशन फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। तो गाइस जैसे कि हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस चैप्टर का नाम है रीजनल एस्पिरेशन। तो हमारे रस्मों रिवाज के मुताबिक, जैसे कि हमारा हमेशा से रीति रिवाज रहा है कि हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका जो नाम है और जो उसका कंटेंट है उसका ओवरव्यू लेकर समझते हैं, ताकि स्क्रैच से एकदम नीचे लेवल से हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके। तो इस चैप्टर का नाम है रीजनल एस्पिरेशन। रीजनल के हिसाब से तो आप समझ गए होंगे कि भाई रीजन की बात हो रही है, अलग अलग जो रीजन होते हैं उसकी बात हो रही है। एस्पिरेशन का मतलब होता है डिजायर, कोई चीज अचीव करने का। जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई आई एस्पायर टू बिकम अ डॉक्टर, आई एस्पायर टू बिकम एन इंजीनियर, आई एस्पायर टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, एसएससी एस्पिरेंट होते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो उनका एक डिजायर होता है कि वो चीज़ उन्हें अचीव करनी है या वो चीज़ उन्हें बनना है। ठीक है, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, कोई भी स्किल एक्वायर करने की बात हो सकती है, उसे एस्पिरेशन कहते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको रीजन के साथ मिला दें तो ये हो जाएगा रीजनल एस्पिरेशन। यानी रीजन वाइज देखा जाए पॉलिटिकली, तो कई सारे रीजन्स की अलग अलग एस्पिरेशंस होती हैं, सोशियो इकोनॉमिक और अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, जिसको हम आगे चल के इसी चैप्टर में डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड आता है रीजन से निकलकर, वो है रीजनलिज्म। तो रीजनलिज्म जो है उसका मतलब होता है कि इज टू रेज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल डिमांड ऑन रीजनल बेसिस। जस्ट अ मिनट जी। तो रीजनलिज्म का मतलब होता है टू रेज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल डिमांड्स ऑन रीजनल बेसिस। यानी रीजनल बेसिस पर अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट डिमांड्स को रखना ही जो है रीजनलिज्म कहलाता है। इसके साथ साथ एक और जुड़ा हुआ शब्द है जो आगे आपको जब हम केस मॉडल्स पढ़ेंगे अलग अलग रीजन के, अलग अलग स्टेट के, हमारी कंट्री के, तो उसमें एक वर्ड यूज हुआ है सेपरेटिज्म इसी तरीके से। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है द फीलिंग ऑफ अ रीजन बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द कंट्री और रेजिंग इट्स डिमांड। यानी कि एक रीजन की ऐसी फीलिंग जिसमें उसे लग रहा है कि भाई हमें जो है कंट्री से सेपरेट हो जाना चाहिए अपनी डिमांड्स को बढ़ाते हुए। और इसमें अलग अलग सिचुएशंस में हमें अलग अलग स्टेट्स भी देखने को मिलेंगे, और ये टर्म हमें आगे भी इस्तेमाल होगी और आगे भी हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि भाई रीजनलिज्म, जैसे हमने पीछे पढ़ा ना कि भाई रीजनलिज्म का मतलब होता है पॉलिटिक, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल डिमांड्स रीजनल बेसिस पर। तो ये रीजनलिज्म का आखिर रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास तो पूरी एक यूनियन ऑफ स्टेट है, हमारी पूरी कंट्री है। तो आखिर ये रीजनलिज्म की भावना कैसे जो है लोगों में आ जाती है, या क्यों ये लोग डिमांड्स करते हैं? तो देखिए, ये कई सारी रीजंस की वजह से हो सकती है। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्या मैं कह सकता हूँ, 1 मार्कर में भी आ सकते हैं, 2 मार्कर में भी आ सकते हैं, 3 मार्कर में भी, यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस टाइप के आ सकते हैं कि भाई व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर द रीजनलिज्म। ठीक है, इसके साथ मैं एक और बीच में आपको बात बताते चलूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरा फ्लो समझ में आए। प्लस आप एक जो है शोर शराबे वाली जगह से हट के अगर हो सके तो आराम से, इत्मीनान से एक पेन और नोटबुक लेके बैठें, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते रहता हूँ या कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते रहता हूँ, ताकि आप जो है इसे नोट डाउन कर सकें और आपको लेक्चर भी आसानी से समझ में आए। तो देखिए, हम बात कर रहे थे मेन रीजन फॉर द रीजनलिज्म। तो पहला जो रीजन है वो है रिलीजियस डाइवर्सिटी। जाहिर सी बात है, अलग अलग रिलीजियंस हमारी कंट्री में एग्जिस्टेंस में है, जैसे हिंदूज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये भी एक रीज़न बन जाता है सोसाइटी में, उनकी भी डिमांड्स होती है, उनकी भी अपलिफ्टमेंट होती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में भी उसकी बात की गई है। देन उसके बाद आता है कल्चरल डाइवर्सिटी। इसमें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं 3-4 लाइन के अंदर कि भाई हम लोगों का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग सोसाइटी है हमारी, अलग अलग कस्टम है हमारे, जिसकी बुनियाद पर हमारे कल्चर फॉर्म होता है।
और उसी तरीके से हमारी एक कल्चरल डाइवर्सिटी बनती है। जैसे आप देख सकते हैं किसी एक इलाके का कल्चर कुछ और है रहने का, या फेस्टिवल को अलग तरीके से सेलिब्रेट करने का, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद है जोग्राफिकल वेरिएशन, क्योंकि आप देखेंगे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तो आपको अलग अलग क्लाइमेट मिलेगा, अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स मिलेंगे जो कि आप बखूबी पहले से जानते हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट, राजनीतिक जो खुद का एक इंटरेस्ट होता है उस पर भी, या हम कहें कि पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो भी इसमें काम करते हैं। देन उसके बाद है अनबैलेंस डेवलपमेंट, जैसे अर्बन और रूरल एरिया की बात हो गई कि भाई अनबैलेंस डेवलपमेंट है, या फिर किसी और रीजन की बात हो गई कि किसी और रीजन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए, बट किसी और जो दूसरा रीजन है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। तो ये कुछ 4 से 5 रीजन्स हैं जिसको आप याद कर सकते हैं आसानी से, और इसको लिख सकते हैं अपने 2 मार्कर या 3 मार्कर्स के क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे रीजनल एस्पिरेशन की तरफ, जहाँ से हमने शुरू किया था। मतलब ये तो हमने अच्छे से पूरा बैकग्राउंड वगैरह समझ लिया है। अब हम पूरा इसके जो दोनों टर्म्स हैं इसको मिलाकर समझते हैं इंग्लिश में कि भाई इसकी क्या डेफिनेशन हम लिख सकते हैं बाई चांस अगर आ गया एग्जाम में तो भाई रीजनल एस्पिरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट कैन बी अंडरस्टूड एज स्पेसिफिक डिमांड मेड बाय पीपल of a particular region on the basis of their specific language, religion, culture, geographical feature। यानी मैंने पीछे जो आपको समझाया रीजनलिज्म और प्लस जो मैंने आपको रीजन समझाया, उन दोनों का जो यहाँ पे मिक्सचर है वो इस डेफिनेशन में आपको दिख गया होगा कि भाई रीजनल एस्पिरेशन का मतलब अब ये एक समझ सकते हैं कि जो स्पेसिफिक डिमांड, जैसे हमने रीजनलिज्म की बात की, स्पेसिफिक डिमांड मेड बाय पीपल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, एक रीजन के लोग स्पेसिफिक डिमांड्स कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक लैंग्वेज, रिलीजियन, कल्चर, जोग्राफिकल फीचर, वही रीजंस जो मैंने आपको बताया। तो इन रीजंस की बुनियाद पर जो स्पेसिफिक डिमांड्स करता है उसी को हम रीजनल एस्पिरेशन कह सकते हैं। उम्मीद है मुझे बहुत सिंपल तरीके से अच्छे से आपको दिमाग में ये चीज़ बैठ गई होगी। अब बात करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी की। तो भाई देखिए, कल्चरल डाइवर्सिटी अगर हम देखें यूरोप में तो इसको जो है ना एक थ्रेट माना जाता है नेशन के लिए। मतलब वो लोग क्या सोचते हैं कि ये जो है ना हमारी इंटीग्रिटी के खिलाफ है, या हमारे देश को तोड़ सकता है, या हमारे कॉन्टिनेंट को तोड़ सकता है। लेकिन इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। तो अब इस चैलेंज को मीट करने के लिए जो इंटरनल हमारी बाउंड्रीज हैं इंडिया की, हमारे देश की, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, कि जो हमारी इंटरनल बाउंड्रीज हैं कंट्री की वो सेट की गई हैं, और जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनके पास राइट है कि वो अपने कल्चर को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि हमें, अगर मैं आपको बताते चलूँ एज ए लॉ स्टूडेंट, तो आर्टिकल 29 जो कि हमारे इस डाइवर्सिटी को, हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करता है, ये एक फंडामेंटल राइट भी है। तो ये हमारी कल्चर डाइवर्सिटी है। इंडिया में 1980 जो है वो एक डिकेड माना जाता है ऑटोनॉमी का, जिसमें कई बार नैरो इंटरेस्ट की वजह से या फॉरेन एनकरेजमेंट की वजह से, या हम कहें कि जो स्पिरिट ऑफ कंट्री है वो जो है एक सीरियस चैलेंज बनकर उभर कर सामने आया हमारी नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए। ये हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री की, कि भाई कई ऐसे इंसिडेंट्स उभरे हैं 1980s के आसपास जहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को या इन कंट्री के लीडर्स को ये लगा है कि भाई कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिटी की वजह से जो हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी है वो खतरे में आ सकती है। हालांकि उससे ज़्यादा असर तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें ये भी जो रीज़न है ये कंसिडर रखना पड़ेगा, और इस पॉइंट को भी याद रखना पड़ेगा कि 1980s जो है वो एक ऐसा डिकेड माना गया है जहाँ पर कई सारे चैलेंजेस आए हैं इस कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई ये जो टेंशन और कन्फ्लिक्ट होती है ना, ये कौन कौन से एरियाज में होती है या किन इश्यूज को लेकर होती हैं। कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि आगे जो हम जितने भी अभी स्टेट बाय स्टेट केस स्टडी पढ़ने वाले हैं हर एक स्टेट की, तो उसका ये एक ओवरव्यू है जहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि भाई ये जो टेंशन है, ये कन्फ्लिक्ट है, ये सामने उभर कर आए थे हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, यानी हमारी कंट्री के आज़ाद होने के बाद। तो भाई जैसे कि सब लोगों को पता है कि भाई हमारी जो कंट्री है वो जब उसको आज़ादी मिल गई थी उसके बाद क्या हुआ था कि भाई पार्टीशन हुआ था सबसे पहली चीज़, यानी जो हमारा अखंड भारत था वो डिवाइड हो गया इंडिया पाकिस्तान में, और फिर आगे चल के जो हमारा पाकिस्तान है वो भी जो है उसका भी डिवीजन हो गया था बांग्लादेश में, जिसमें वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जो पहले जाना जाता था। देन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हुआ है पूरी उसका मतलब पॉपुलेशन का दोनों तरफ। देन उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स जो बचे हुए थे उसका इंटीग्रेशन हुआ है, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, कई सारे इसमें एरियाज ऑफ टेंशन और कन्फ्लिक्ट भी उभर कर सामने आए थे। सबसे पहला वो है कश्मीर का इशू, जो कि सिर्फ सामने नहीं आया उभर कर, या मैं कहूँ कि सामने लोगों को देखने को नहीं मिला, बल्कि इस कन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया और पाकिस्तान में भी कलेक्टिवली बहुत बड़ा इशू बन गया। और ये जो है जाहिर सी बात है पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, जो कि उस रीजन में रह रहे थे उसको लेकर, यानी पॉलिटिकल फैक्टर एक बहुत बड़ा काम कर रहा था कश्मीर वाले कन्फ्लिक्ट में। देन उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है,
उसके बारे में भी आप जानते हैं, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के तौर पर ऊपर का सामने आया। सेपरेटिस्ट इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, क्योंकि ये जो टर्म है सेपरेटिस्ट की, ये बार बार आगे चल के रिपीट होगी। सदर्न पार्ट में क्या हुआ कि कई सारे ऐसे ग्रुप्स थे जिन्हें, जैसे पार्टिकुलरली ड्रेविड मूवमेंट, जो ऐसा माना जाता है कि ये भी एक सेपरेट नेशन की बात करने लगा। देन उसके बाद हमारे कई सारे रीजन्स हैं आपके, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये सब भी जो है मास एजिटेशन इसकी भी हुई। और लैंग्वेज को लेकर पार्टिकुलरली जो है सदर्न एरियाज में आपको जो कन्फ्लिक्ट है, जो टेंशन है, वो देखने को मिलेगी। प्रोटेस्ट भी हमें तमिलनाडु के रीजन में देखने को मिला, जहाँ पर ये बात की गई कि भाई जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था उस टाइम पे, तभी पार्टिकुलरली तमिल जो लैंग्वेज थी या तमिलनाडु के लोगों की तरफ से ये में एजिटेशन देखने को मिला। ऑन दी अदर हैंड जो नॉर्दर्न इंडिया के जो पार्ट्स हैं, जो लोग हैं, जो रीजन्स है, वहाँ पे एजिटेशन हुई कि भाई हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रहने देना चाहिए। देन उसके बाद गाइज हमारा जो इसमें एक और इशू को हम कवर करेंगे वो है पंजाब का, कि 1950s में जो पंजाबी स्पीकिंग लोग थे उन्होंने भी एजिटेट किया कि भाई हमारा भी एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। और ये जो डिमांड थी ये फुलफिल करी गई। पंजाब और हरियाणा जब दोनों स्टेट डिवाइड हुआ और ये इसका फॉर्मेशन हुआ 1966 में। देन उसके बाद स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ले लो या उत्तराखंड ले लो या झारखंड ले लो, ये भी बाद में क्रिएट किए गए थे, ठीक है, क्योंकि इनकी भी डिमांड्स थी ऑटोनॉमी के लिए। दस हम कह सकते हैं कि भाई इन सारे डाइवर्सिटी के चैलेंजेस को मीट करने के लिए, इनको सुलझाने के लिए, जो हमारी इंटरनल बाउंड्रीज है कंट्री की, वो कई बार इंडियन गवर्नमेंट को या हमारी गवर्नमेंट को रीड्रॉ करनी पड़ी इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इन सारे मसले को सॉल्व करने के लिए। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं हम यहाँ पर सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे चल के भी आपकी नॉलेज के लिए, जम्मू कश्मीर का। ठीक है जी। जम्मू कश्मीर में आप सब जानते हैं कि हमारे 3 सोशल या पॉलिटिकल रीजन्स एग्जिस्टेंस में होते हैं। सबसे पहला है हमारा जम्मू का, जाहिर सी बात है, और कश्मीर, ये तो दोनों नाम ही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में लद्दाख भी आता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर तो इसको आप समझ जाइए कि ये तीनों रीजन्स उसमें कवर होंगे। तो देखिए जो हार्ट है कश्मीर रीजन का वो है कश्मीर वैली, इसको कश्मीर घाटी भी कहा जाता है। तो कश्मीर इशू जो है वो जैसे डिस्प्यूट नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बल्कि इसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशन भी है। आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में, यानी जब ये इशू सामने आया था आज़ादी के बाद से, तो उसके बाद जब डिवीजन हो गया, मतलब पार्टीशन हो गया, उसके बाद ये जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, या मैं कहूँ कि रीजनल जो कॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे आपका एशिया लेवल पर, इन सारे प्लेटफॉर्म्स भी इशू गया था और वहाँ पे भी इसका डिस्कशन जो है हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इंटरनल डायमेंशन भी है और इंटरनल एक्सटर्नल डायमेंशन भी है। तो इसमें जो है ये इशू था कश्मीर में, इसको कहा जाता था कश्मीरियत, ठीक है। क्या कहा जाता था? कश्मीरियत, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कश्मीरी लोग इस इशू को कहते थे कि कश्मीरियत का इशू है, एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात होती थी बेसिकली। तो ये यहाँ पे क्या बात होती थी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग थे उनके पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की। अब हुआ क्या कि आज़ादी के बाद कुछ ऐसे हिस्से थे जम्मू कश्मीर के जो पाकिस्तान की तरफ चले गए, जिसको पीओके भी कहा जाता है, जिसको हम कह सकते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, इलीगली इंडियंस के अकॉर्डिंग। तो जो कि हम कह सकते हैं इलीगली, और प्लस चाइना ने भी कई सारे हिस्से कश्मीर के इलीगली अपने तरफ ट्रांसफर कर लिए या इनक्रोच कर लिया। अब क्या रीज़न थे ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स चली दोनों देशों के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर? सबसे बड़ा रीज़न था भाई यहाँ पर उनके सोशियो इकोनॉमिक एरिया जो कश्मीर के थे उसको, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे बेनिफिट्स कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कई सारे रिसोर्सेज हैं, कई सारे डैम्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, और कई सारे आप देखेंगे तो वहाँ पे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी कई सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर हो या आपका सेकेंडरी सर्विसेज हो, सारे सेक्टर्स में वहाँ पे बेनिफिट मिलता है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एक ये रीज़न हो सकता है। देन उसके बाद अब चूँकि जो कश्मीर था वो पाकिस्तान आर्मी के द्वारा इन्वेड किया गया था, और वो जो है एज आ कबालियो पीपल के तौर पर जो है इन्वेड किया था उन्होंने, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने इन्वेड किया था, डायरेक्टली सामने एज अ पाकिस्तानी आर्मी आकर नहीं किया था। और उन्होंने अपना जो ग्रुप का नाम रखा वो कबालियो रखा, जिससे ऐसा लगा अपेरेंटली कि भाई ये तो इनहेबिटेंट कोई होगा जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तीसरा रीज़न ये है कि भाई यहाँ पे जो आर्टिकल 370 था वो स्पेशल स्टेटस दे रहा था कश्मीर को, तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स बना हुआ था। देन उसके बाद जो चौथा रीज़न था वो था आपका जो मसला था स्लेव कश्मीर को लेकर, और अक्साई चीन का जो हिस्सा है, जिसको आप अगर मैप में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ महीनों पहले या मैं कहूँ पिछले साल ये चाइना वाला जो इशू सामने उभर कर आया था, जहाँ पे अक्साई चीन का जो टेरिटरी थी वो चाइना ने और ज़्यादा इंक्रोच कर ली थी, यानी और ज़्यादा उसको बढ़ा दिया था, और ज़्यादा इलीगली अपने
हिस्से में ट्रांसफ़र कर लिए थे, इंडिया के कुछ टेरिटोरियल पार्ट्स आक्साई चीन के अलावा। देन उसके बाद जो हमारा लास्ट थर्ड इशू है वो है कि सीकिंग सेपरेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑटोनॉमी। इकोनॉमिक ऑटोनॉमी के लिए भी सेपरेशन जो विद इन द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर थे, उन लोग की डिमांड्स उभर कर सामने आने लगी जब ये सारे इशूज़ उन्होंने देखे। देन उसके बाद जाहिर सी बात है, ये जितने भी हम स्टेट्स पढ़ेंगे उन सब में सेपरेटिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट का अप्रोच था वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। और लास्टली जो है आपका पाकिस्तान प्रमोटिंग टेररिज्म, यानी पाकिस्तान के कई सारे बाकायदा यहाँ पे कैंप्स वगैरह चलते थे और कई सारे ऐसे प्लान चलते थे जहाँ पे टेररिज्म को प्रमोट किया जाता था, या फिर मैं कहूँ कि पीस एंड जो हार्मनी है उसको डिस्टर्ब किया जाता था अकॉर्डिंग टू मैनी इंडियन रिपोर्ट्स। तो ये आपके हम कह सकते हैं कि रीजंस थे कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए। अब बात करते हैं कि इसकी जड़ क्या थी, यानी इस प्रॉब्लम की आखिरकार जड़ क्या थी, ये मामला आखिर शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जम्मू कश्मीर पहले प्रिंसली स्टेट था 1947 से पहले, ये तो हमें पता है। और ये भी हमें पता है कि भाई 1947 से पहले इसको एक हिंदू रूलर जिनका नाम था हरी सिंह, यहाँ पे लिखा भी हुआ है हरी सिंह, ठीक है, ये रूल करते थे, जिनको ये इरादा नहीं था कि भाई मुझे अब इंडिया के साथ जाना है, क्योंकि इंडिया के आज़ाद होने के बाद प्रिंसली स्टेट्स के पास फ्रीडम थी कि वो चाहे अकेले रहें यानी अपना इंडिपेंडेंटली रहें या फिर वो मर्ज हो जाएं। तो यहाँ पे जो हरी सिंह थे, रूलर थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि भाई हम मर्ज नहीं होना चाहते ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। तो इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि हम अपना कश्मीर का एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते हैं, हम अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाएंगे। और मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन थी कश्मीर में मुस्लिम थी। अब इसकी वजह से पाकिस्तान को लगा कि भाई ये जो स्टेट है कश्मीर जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं, ये पाकिस्तान में आ जाना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि ऐसा, ये जो पाकिस्तान की रीजनिंग थी बिल्कुल गलत थी, क्योंकि कई सारे मुस्लिम्स बाय चॉइस, यानी जब इंडिपेंडेंस पूरा हुआ था तो बाय चॉइस वो इंडिया में थे। और इसके लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं मौलाना आज़ाद की एक स्पीच, जो कि आप बाद में यूट्यूब पे अगर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो देख सकते हैं कि किस तरीके से मौलाना आज़ाद, जो कि एक मुस्लिम लीडर थे, इंडियन मुस्लिम लीडर थे उस टाइम पे, और उन्होंने यहाँ पर इस मसले को अच्छे से एड्रेस किया। तो यहाँ पे जो रीजनिंग है पाकिस्तान की कुल मिला के वो गलत है। और उस बस ये उसने क्या किया कि इस रीज़न को ले लिया कि भाई ये रीज़न है हमारे पास कि वहाँ पे मुस्लिम्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जो है को ये मिलना चाहिए कश्मीर। ऑन दी अदर हैंड जो वहाँ के लोग थे, यानी कि जो कश्मीरीज थे, उन्होंने अपने रीजनल एस्पिरेशन को सामने रखा। अब भाई उनकी तो डिमांड थी कि हमारे जो हमारे साथ ये अनबैलेंस डेवलपमेंट हो रहा है, या हमें स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा रहा है, या हमारे लिए तुम लोगों की लड़ाई के चक्कर में जो हमारे काम काज हैं, जो हमारा डेवलपमेंट है स्टेट का, वो नहीं हो पा रहा है। तो भाई आम जनता की तो यही सिर्फ समस्या थी कि भाई तुम लोग की लड़ाई की वजह से हमारे जीवन बेकार हो गया। तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये उनका एक रीजनल एस्पिरेशन था, हालांकि ये बहुत ज़्यादा संख्या में थे और इसी इशू को कहा जाता था, उनके इसी रीजनल एस्पिरेशन को, कश्मीरियत। अब स्टेट में क्या हुआ कि इसकी वजह से कई सारे पॉपुलर मूवमेंट्स उभर कर सामने आए, कई सारे लीडर्स भी आए, जैसे शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ठीक है जी, यहाँ इनको आपका नाम ज़रूर याद रखना है, शेख अब्दुल्ला ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस। और वो चाहते थे कि भाई जो हमारे रूलर हैं महाराजा हरी सिंह, इनसे छुटकारा मिल जाए। और वो इसके भी, इस नोशन के भी खिलाफ थे कि हम पाकिस्तान ज्वाइन करें। या आप देख सकते हैं कि शेख अब्दुल्ला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे और ये पाकिस्तान में ज्वाइन होने से इनकार कर रहे थे, इनका कोई भी ऐसा नोशन नहीं था और इसके अगेंस्ट थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि आप कह सकते हैं कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड थी। अक्टूबर 1947 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजा, ठीक है, अपनी तरफ से, ताकि कश्मीर को कैप्चर कर लिया जाए। इसकी वजह से क्या हुआ कि महाराजा को मदद लेनी पड़ी इंडियन मिलिट्री की। अब जब इंडियन मिलिट्री की मदद लेनी पड़ी तो भाई जाहिर सी बात है इंडिया ने मिलिट्री सपोर्ट अपना एक्सटेंड किया, बट एक कंडीशन लगाई कि भाई यहाँ पर जो महाराजा हैं उनको एक इंस्ट्रूमेंट साइन करना पड़ेगा, वो कश्मीरी वैली से या जो भी जहाँ जहाँ पे भी इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं, जो घुसपैठी आए हैं, उनको भगाने के लिए हम कर देंगे, बट आपको एक इंस्ट्रूमेंट साइन करना पड़ेगा, वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कि भाई जब यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर के जो लोग कहेंगे उसके हिसाब से इंडिया में इसको इंक्लूड करा जाना चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है भाई, सही है, अपना जो पीपल ऑफ JNK हैं वो खुद ही अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे, असरटेन करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा किस्सा है हिस्टोरिकली, जहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पाकिस्तान के मिलिट्री बिहेवियर्स की वजह से और कश्मीरी के कुछ सेपरेटिस्ट की वजह से ये जो एरिया है वो हमेशा टर्बुलेंट में रहा है, हमेशा जो है एक आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ कन्फ्लिक्ट रहा है। हमें 3 स्ट्रैंड इसमें देखने को मिलते हैं, यानी पहले वो लोग जो ये चाहते हैं कि भाई कश्मीर को एक सेपरेट नेशन बनाना चाहिए, दूसरे वो कैटेगरी के लोग जो ये चाहते हैं कि भाई कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मर्ज करना चाहिए, और तीसरे वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई कश्मीर को
इंडिया का ही हिस्सा रहना चाहिए, बट उसे जो है ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। अब देखिए, जब से कश्मीर इंटीग्रेट हुआ है, उस किस्से के बाद, उस इंसिडेंट के बाद, जब ये इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन हुआ था और उसके आगे का जो साल बीता, फिर उसके बाद जब यूनियन ऑफ इंडिया में इंटीग्रेट हो गया, तो ये जो है वन ऑफ द बर्निंग इशू रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का हमेशा। और जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हम बात करते हैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A, जहाँ पर इसको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हुआ क्या कि कई सारे स्पेशल पावर्स इसकी वजह से दिया जाता है, जैसे कि इसके सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की जाती है, इसके सेपरेट फ्लैग और नए नोमेनक्लेचर और इन सब की बात की जाती है। यानी कि पहले क्या होता था, अभी तो बाद वाले सालों में क्या हुआ कि अब चीफ मिनिस्टर कहा जाने लगा, लेकिन जब आर्टिकल 370 और 335A के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया था, तो सेपरेट फ्लैग के साथ साथ जो इसका चीफ मिनिस्टर होता था जम्मू कश्मीर का, उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। लेकिन ये ज़्यादा समय के लिए नहीं था, कुछ ही सालों के लिए था, फिर बाद में सीएम कहा जाने लगा। और आज का तो आप जानते ही हैं लेटेस्ट कि भाई अब तो 370 और 35A भी हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ये हमारा पूरा हम कह सकते हैं रूट्स था इस सारी प्रॉब्लम का। अब बात करते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि लेटेस्ट स्टेटस क्या है इसका। तो देखिए 2002 के बाद से, और ये लेटेस्ट फैक्ट्स आपको ना तो एनसीईआरटी में अच्छे से मिलेंगे और यूट्यूब वीडियोस पे भी 0.01% चांस है कि कोई आपको इस तरीके से प्रेजेंट करके बताएगा। काफ़ी, क्योंकि हमें मेहनत लगी है इसमें और हमने देखा कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप ये जो लेटेस्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ या प्रेजेंट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर आप ये समझ जाएंगे अच्छे से और लिख लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स छोड़ सकते हैं। देखिए, तो हुआ क्या कि 2002 के बाद से सवाल अब यहाँ पे उठता है कि उसके बाद क्या हुआ। ये बहुत ज़रूरी है बताना, ताकि आपका एक फ्लो बना रहे। फ्लो बना रहेगा तो आपको याद रहेगा कि भाई वहाँ तक हमने देख लिया कि इंटीग्रेट हो गया और बर्निंग इशू था। 2002 के बाद से फिर हमने देखा कि 370 35A का स्टेटस दिया गया, जिसमें बहुत सारे अलग अलग सेपरेट फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइम मिनिस्टर कहा जाने लगा चीफ मिनिस्टर्स को, ये सारी जो फैसिलिटीज़ थी, ऑटोनॉमी थी, वो दी गई थी। फिर उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद जो है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को जो है लीड किया और फर्स्ट 3 ईयर्स के तौर पे इन्होंने कोalition गवर्नमेंट चलाई। ठीक है, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद की सरकार आ गई, जो कि आईएनसी के लीडर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हालांकि वो भी अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि फिर जुलाई 2008 में यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। उसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन हुए तो उमर अब्दुल्ला ये जो है पावर में आए 2009 में। कब? 2009 में। इनके भी एक कोalition गवर्नमेंट बनी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। हालांकि जो स्टेट था उसमें अभी भी उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही थी उनके टेनोर में, और चूंकि इसकी जो अपोजिशन पार्टी थी उसकी वजह से डिस्टर्बेंस देखने को मिली थी, जिसका नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। 2014 इलेक्शन में क्या हुआ कि स्टेट ने हाईएस्ट वोटर टर्नआउट को विटनेस किया पूरे 25 ईयर्स के रिकॉर्ड में, हाईएस्ट वोटर टर्नआउट। कोalition गवर्नमेंट दोबारा फॉर्म हुई 2014 के इलेक्शन में, जहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कि पीडीपी के लीडर थे, बीजेपी के साथ इन्होंने कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करी। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, तो उनकी डॉटर महबूबा मुफ्ती जो है वो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी अप्रैल 2016 में। प्रेसिडेंट रूल दोबारा इम्पोज कर दिया गया जून 2018 में, जब बीजेपी ने अपना जो सपोर्ट था इस गवर्नमेंट से विड्रू कर लिया था, इस स्टेट गवर्नमेंट से, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा, ये लग गया। देन उसके बाद आप सबको पता है कि जुलाई 2018 के बाद कई सारे एक्सीडेंट्स हुए, जज जिनको नहीं पता, तो उसके बाद जून जुलाई 2018 के बाद यहाँ जो आपका आर्टिकल 370 था और आर्टिकल 35A यानी धारा 370 और धारा 35A, जिसके तहत यहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को, वो रिपील कर दिया गया, यानी पार्लियामेंट के द्वारा वो यहाँ पे खत्म कर दिया गया। और चूंकि आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 की इसकी डेट है, जो कि आपको याद रखना है, जिसके तहत यहाँ पे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिपील कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो यार सेक्शन लिखा हुआ है। देखिए, उस टाइम पे हुआ क्या था कि न्यूज़ में इसको धारा कहा जाने लगा। हालांकि इसको अगर मैं बात करूं एज अ लॉ स्टूडेंट, तो इसको अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 से कहा जाएगा, ना कि धारा 370 या धारा 35A। बट ओकेजनली अगर आप देखें तो कॉमन लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि सेक्शन 370, लेकिन अगर आप लीगली देखें और या पॉलिटिकली देखें ऑफिशियली, तो इसको आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A कहा जाएगा। और अगर आप देखेंगे रिपील्ड आर्टिकल्स में या कॉन्स्टिट्यूशन में आप सर्च करेंगे नेट पे भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 35 है, तो आपको आर्टिकल के ही उसमें मिलेगा। सेक्शन का ये मामला होता है कि सेक्शन के अंदर आर्टिकल होते हैं, सेक्शन बड़ा होता है और सेक्शन के अंदर कई सारे आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये बिल लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को पास किया गया, प्रेसिडेंट का एसेंट मिला 9 अगस्त को, और फिर उसके बाद इसको रिपील कर दिया गया। और मैंने जैसे बताया आपको कि 2 यूनियन टेरिटरी में इसको बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक अपना
लद्दाख हो गया। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर इसका डेवलपमेंट है शुरू से लेके आखिर तक। अब बात करते हैं पंजाब की। तो एक तो भाई हमारा यहाँ पे स्टेट कवर हो गया जम्मू कश्मीर का शुरू से लेके आखिरी तक। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में आप सबको पता है, आपने इस पार्टी का नाम भी सुना होगा जिसका नाम है अकाली दल। अकाली दल जो कि 1920 में काफी पुरानी है, इसको फॉर्म किया गया था एज अ पॉलिटिकल विंग ऑफ द सिख कम्युनिटी, जिसने इस मूवमेंट को रखा कि भाई पंजाब का एक सूबा फॉर्मेशन होना चाहिए। सूबा मतलब एक स्टेट होना चाहिए। अब जो इस का सोशल कंपोजिशन था स्टेट का, वो पहला तो पार्टीशन के बाद पूरा चेंज हो गया। लेटर ऑन जब इसको जो है हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से कार्व आउट किया गया, वहाँ से अलग किया गया, तो ये जो है क्योंकि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये दोनों जो स्टेट थे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म हुए थे, यानी लैंग्वेज की बेसिस पे 1950 में। लेकिन पंजाब उस टाइम पे भी पंजाब को कोई लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट फॉर्मेशन नहीं हुआ था। और पंजाब को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को तो 1950 में स्टेट मिल गया था अपना अलग से, लेकिन पंजाब को वेट करना पड़ा 1966 तक, तब जाके इसको यहाँ पे एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट के तौर पर पंजाब का फॉर्मेशन हुआ, पंजाब मिला। देन उसके बाद हुआ पंजाब क्राइसिस। अब ये क्या था, तो भाई देखिए 1970s में कुछ अकालीज के कुछ सेक्शन थे जिन्होंने और ज़्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड करना शुरू कर दी। एक रेजोल्यूशन पास किया गया इनकी कॉन्फ्रेंस में अकाली दल के, आनंदपुर साहिब लोकेशन थी यहाँ पे पंजाब की 1973 में। और इसमें आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन इसको नाम से जाना जाने लगा। इसमें कहा गया कि भाई रीजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए और एक जो है सेंटर स्टेट का जो रिलेशनशिप है उसको रीडिफाइन करो, जहाँ पर स्टेट को ज़्यादा थोड़ा स्पेशल स्टेटस दिया जाए। अब ये रेजोल्यूशन ये भी कह रहा था कि भाई जो सिख कम्युनिटी के एस्पिरेशंस हैं उनको कंसिडर करना चाहिए, और इसके गोल को जो है डिक्लेयर किया कि इसका गोल ये था, बोलबाला जिसको कहते हैं, आप जिसको कह सकते हैं डोमिनेंस, जो पूरा स्टेट है उसमें सिख कम्युनिटी का डोमिनेंस होना चाहिए पंजाब स्टेट में। अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन एक प्ली था जिसमें बात ये की गई कि भाई फेडरलिज्म को मजबूत करो, बट उसके साथ साथ एक आप कह सकते हैं सिख मिनी नेशन है पंजाब के फॉर्म में, उसको भी इंटीग्रेट करो। अब कई सारे रिलीजियस लीडर थे जिन्होंने इस ऑटोनॉमस सिख आइडेंटिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई और इस पर डिस्कशन किया, और जो ज़्यादातर एक्सट्रीम इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब इस पूरे एस्पिरेशंस को, या हम कह सकते हैं सेपरेटिस्ट की तरफ चले गए धीरे धीरे, उन्होंने बात करना शुरू कर दी कि भाई अब तो सीधा एक सेपरेट नेशन फॉर्म होना चाहिए जिसका नाम रखा जाना चाहिए खालिस्तान। हालांकि इसको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपोज किया गया। देन उसके बाद एक और इंसिडेंट बहुत बड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि एक ऑपरेशन किया गया ब्लू स्टार के नाम से। मिलिटेंट्स जो थे उस टाइम पे उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बना लिए थे अलग अलग सिख होली श्राइन में। खासतौर पे मैं बात करूँ वो सेपरेटिस्ट जो थे, जो इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ जा रहे थे, तो उन लोगों ने सिख होली श्राइन में या अलग अलग श्राइन्स में या जगह पर जो है अपना एक कह सकते हैं चुप्पे छोरी वहाँ पर अड्डा बना लिया था, और जिसको इन्होंने एक आर्म्ड फोर्ट्रेस के तौर पे तब्दील कर दिया, जहाँ पे अपना ये लोग जो आर्म अटैक था या आर्म अटैक की तैयारी थी वो सब करते थे। जून 1984 की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया इसको लेकर जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ये कोड नेम था वैसे शुरुआत में, बाद में जाहिर सी बात रिवील हो गया, जो आर्मी एक्शन के लिए था बखूबी, जहाँ पे आर्मी एक्शन करना था गोल्डन टेम्पल में, क्योंकि गोल्डन टेम्पल में आप कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक टेररिस्ट या मिलिटेंट्स मौजूद थे, जहाँ पर गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली उन सारे मिलिटेंट्स को फ्लैश आउट किया वहाँ से, और एक हिस्टोरिक टेम्पल को हालांकि डैमेज भी हुआ, जिसकी वजह से बाद में सिख्स के सेंटिमेंट्स को ओवरऑल ठेस पहुंची। और जो लार्जर प्रोपोर्शन था सिख्स का इंडिया में, या मैं जो कहूँ अब्रॉड था, उन्होंने इस मिलिट्री ऑपरेशन को देखा और इस मिलिट्री ऑपरेशन को उन्होंने एक नेगेटिवली कंसीडर किया और कहा कि भाई ये तो हमारे फेथ के ऊपर अटैक है, और जिसकी वजह से जो आप कह सकते हैं मिलिट्री या मिलिटेंट या एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप थे वो और ज़्यादा उभर कर सामने आने लगे। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। और एक और इससे ऊपर इंसिडेंट हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, अनफॉर्चुनेटली जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उनका असैसिनेशन हो गया 31 अक्टूबर 1984 को, उनके रेसिडेंस के बाद बाहर ही, और ख़ास तौर पर उनके जो बॉडीगार्ड थे जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उनके द्वारा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि वो भाई उन्होंने रिवेंज लिया है जो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। ठीक है, अब ये मामला हो गया। उसके बाद आप सबको पता है कि सिख राइट हुए यानी दंगे हुए उसी के इस इंसिडेंट के बाद, और फिर उसके बाद पंजाब अकॉर्ड आगे चल के साइन किया गया राजीव गांधी के द्वारा जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे जुलाई 1985 में, ताकि ये जो मामला चला 5-10 साल तक जो पूरा आप कह सकते हैं डिसबैलेंस हुआ या पीस हारमोनी डिस्टर्ब हो गया पंजाब स्टेट के रीजन में, उसको सॉल्व करने के लिए
उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, एक एग्रीमेंट पर पहुंचे, बातचीत करने के बाद डायलॉग हुआ, और उस टाइम के जो लीडर थे अकाली दल के वो थे हरचंद सिंह लोंगोवाल। तो इनके साथ डायलॉग हुआ यहाँ पे और फिर एक एग्रीमेंट पे पहुंचे, जो कि उस टाइम के प्रेसिडेंट थे अकाली दल के, पंजाब अकॉर्ड, जो कि एक स्टेप था नॉर्मलसी लाने का पंजाब में। और इसमें ये जो है एग्रीमेंट किया गया कि भाई जो चंडीगढ़ है वो जो है ट्रांसफर हो जाएगा पंजाब पे, और एक सेपरेट कमीशन बनाया जाएगा जो कि अपॉइंट करेगा, जो कि अपॉइंट किया जाएगा ताकि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जा सके पंजाब और हरियाणा के बीच में। और जो एक ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाएगा जहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि भाई जो रवि बीस रिवर है उसके शेयरिंग का जो मामला है, जो मसला है उसको शेयर करने को लेकर उसको सॉल्व किया जाएगा। देन उसके बाद पंजाब हरियाणा राजस्थान को लेकर जो वाटर शेयरिंग का मसला है वो। देन उसके बाद जो एग्रीमेंट था उसने ये भी प्रोवाइड किया कि भाई कंपनसेशन दिया जाएगा उन लोगों को जो मिलिटेंसी की वजह से या मिलिटेंट ऑपरेशन की वजह से अफेक्ट हुए हैं नेगेटिवली, उन सारे लोगों को कंपनसेशन दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो आर्म फोर्सेज या स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया है पंजाब में उसको विड्रॉ किया जाएगा। ये सारे आपके एग्रीमेंट्स थे और इसको अकॉर्ड को साइन किया गया, और इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलसी हमें पंजाब रीजन में देखने को मिली। तो ये हमारा पूरा ऊपर से नीचे तक मामला था पंजाब का। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और साथ साथ में आप जो है नोट डाउन भी करते जा रहे हैं। बहुत मज़ेदार तरीके से हम कवर कर रहे हैं, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर का हो गया, पंजाब का हो गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे जम्मू कश्मीर पंजाब के बाद नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी आप सबको पता है और आप सब जान भी गए होंगे कि भाई नॉर्थ ईस्ट में हमारे 7 से 8 स्टेट्स आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हमारे ये 7 सिस्टर्स हो गए, ठीक है, जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता था, कहा जाता भी है, ठीक है। जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। इसके अलावा गाइज ये जो आपको थोड़ा दूर दिख रहा है ये वाला हिस्सा, यानी जो थोड़ा दूर पे सिक्किम है ये, ठीक है, सिक्किम, ये 8वां स्टेट, यानी कुल मिला के टोटल आपके 8 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो अब नॉर्थ ईस्ट का क्या मसला है भाई? तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में आप सबको पता है कि जो रीजन है जिसमें 7 स्टेट या लगभग 8 स्टेट्स हैं जिनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप गिन भी लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका सिक्किम जो है 8 हो गया। तो कुल मिला के वो अब जो 7 सिस्टर्स है ना उसको ओवरऑल देखा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न में। हालांकि सिक्किम भी बाद में मर्ज हो गया था, ठीक है। तो रीजन है इसमें जो आप कह सकते हैं कि कंट्री का बहुत कम ही पॉपुलेशन इसमें रहता है, जिसको आप कह सकते हैं कि 4% पूरे कंट्री का पॉपुलेशन यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है। जो कि आप अगर देखें इसको टेरिटरी वाइज तो ये ट्वाइस है, ठीक है, उसके मुकाबले उसके प्रोपोर्शन में। और इसमें एक स्मॉल कॉरिडोर भी है जो कि लगभग 22 किलोमीटर का है, जो कि इसको पूरी कंट्री से कनेक्ट करता है। यानी कुल मिला के आप देखें तो जैसे पिक्चर में देखेंगे अगर आप, तो एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि ऐसे पतला सा कोई कॉरिडोर निकल रहा है, ठीक है, पतला सा कॉरिडोर निकल रहा है जो कि इसको इंडिया से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर आगे जाके ये पूरा ऐसे पतला सा कॉरिडोर है हमारा, मैप में देखेंगे आप, मैप में ज़रूर देखिएगा इसको। फिर ऐसे 7 सिस्टर्स हमारे बाद में ये बन के आ रहे हैं। तो अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये जो 7 सिस्टर्स हैं या जो 7 स्टेट्स हैं ये बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ, जैसे चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब के साथ अपना जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। और इंडिया के लिए भी ट्रेड के पर्सपेक्टिव से या बाकी एतबार से ये जो है आप कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। इसका वास्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है लेकिन वीक कम्युनिकेशन है इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बीच में, जिसकी वजह से हमें नेचर ऑफ पॉलिटिक्स में भी कुछ गड़बड़ी देखने को मिली है, ठीक है जी। तो जो इशू है नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा जो इशू है वो है ऑटोनॉमी को लेकर, ठीक है जी। कौन सा? ऑटोनॉमी को लेकर। दूसरा जो इशू है वो है मूवमेंट फॉर टैक्सेशन को लेकर। टैक्सेशन का मतलब होता है कि उस हिस्से को कंट्री से अलग करने की बात करी जाए तो उसको टैक्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट फॉर टैक्सेशन को लेकर, और देन उसके बाद अपोजिशन टू आउटसाइडर, क्योंकि इसमें कई सारे आउटसाइडर आते हैं, जैसे बाहर के लोग आ जाते हैं तो वो कहीं डोमिनेट ना कर दे जो वहाँ पे कल्चर है। तो वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं वो लोग अपोज करते हैं आउटसाइडर को आने से या वहाँ पे परमानेंटली सेटल होने से, ठीक है। ये जो 3 इशू है ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द चलता रहता है। अब बात करते हैं कि ये जो डोमिनेंट जो डिमांड कर रहे हैं ऑटोनॉमी को लेकर वो आखिरकार क्यों कर रहे हैं। इनकी जो डिमांड थी खास तौर पर ऑटोनॉमी को लेकर वो इसलिए हुई कि भाई इस रीजन में क्या हुआ था ना कि कई लोग डिस्क्रिमिनेशन फील कर रहे थे कि भाई जो ज़्यादातर रिसोर्सफुल रीजन्स हैं इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के एतबार से, उसके हिसाब से हमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें उसके हिसाब से ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी चाहिए क्योंकि हमारा रीजन उस हिसाब से डेवलप नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद ये भी कहा जाने लगा कि भाई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में हमें यानी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो है एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है स्टेट
और स्टेट की, और डिसीजंस भी जो है सब गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है और उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी सेवन सिस्टर्स का ये कहना है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का ये कहना है कि हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। ये आपके दो रीज़न हो गए मेनली। देन उसके बाद इसी में सक्सेशनिस्ट मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना, सक्सेशनिस्ट वो लोग जो कंट्री को इससे अलग करने की बात करते हैं। सक्सेशनिस्ट मूवमेंट थे, इन लोगों ने डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी की आड़ में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। हालांकि डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोग की भी जो 370 के अलावा आप देखेंगे आगे जो 371 आर्टिकल है जो कि अभी भी प्रेजेंट है। जम्मू कश्मीर के लिए हटा दिया गया लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए अभी भी प्रेजेंट है, यानी अभी भी इनको स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई है। ठीक है, बट वहाँ पे सेक्शनिस्ट कई लोग मूवमेंट्स उभर कर सामने आए, ठीक है, जो कि सेपरेट कंट्री की बात करने लगे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को लेकर, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को लेकर, पार्टिकुलरली मिजोरम और नागालैंड में, जो कि आगे अभी हम पढ़ेंगे। जी, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे एक एक करके छोटा छोटा सबका ओवरव्यू ले लेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी, आपकी नॉलेज के लिए भी सफिशियंट है। मिजोरम की बात कर लेते हैं, और अभी आप देखेंगे न्यूज़ में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मणिपुर का भी मसला बहुत यहाँ पर सामने उभर कर आया है, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही है। तो कुल मिला के इनका जो इनके इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट को भी अच्छे से एड्रेस करने चाहिए। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको भी अच्छे से एड्रेस करने चाहिए, और पहले भी हमने देखा कि इश्यूज़ रहे हैं, बट इवेंचुअली अगर गवर्नमेंट कंटिन्यूसली इसको थोड़ा एड्रेस करेगी, या फिर मैं कहूँ कि अगर कंसिस्टेंटली इनके साथ इन्वॉल्व रहेगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा और अच्छे से हमारी इंटीग्रिटी मेंटेन हो पाएगी। खैर, बात करते हैं मिजोरम की। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट था यहाँ पर ये इमर्ज हुआ जब आसाम गवर्नमेंट थी वो फेल हो गई, कि जो हिल रीजन था आसाम का 1959 में, वहाँ पे फेमाइन जब आया था, महामारी आई थी, तो वहाँ पे जो भुखमरी आई उसको मैनेज नहीं कर पाई। तो 1966 में क्या हुआ कि एक फ्रंट उभर कर सामने आया, मैं कहूँ एक ऑर्गेनाइजेशन आई जिसका नाम था मीजो नेशनल फ्रंट, जिसको मीजो नेशनल फ्रंट, ठीक है। इसने क्या किया कि एक आर्म रेबलियन या आर्म कैंपेन चलाया अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल डेंगा। क्या नाम था? लाल डेंगा, लीडर का नाम था लाल डेंगा। इनकी लीडरशिप में 1996 में इन्होंने एक ये ऑर्गेनाइजेशन चलाई, इस फ्रंट को चलाया। देन उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा, जब एजिटेशन वगैरह हुए तो फिर राजीव गांधी के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया गया और लाला डेंगा और राजीव गांधी के बीच में, और मिजोरम फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस में आया। यानी कुल मिला के पहले ये आसाम में था, देन उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई, एजिटेशन हुआ, ये फ्रंट सामने उभर कर आया, एग्रीमेंट के बाद ये जो है मिजोरम फिर एक फुल स्टेट बन गया। कब? 1986 के बाद। देन उसके बाद बात करते हैं नागालैंड की। तो भाई नागालैंड का क्या मामला है? तो देखिए, कई सारे नागाज के लोग उन्होंने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस की, भाई हम जो है इंडिया से आज़ाद हो रहे हैं। 1951 में इन्होंने कह दिया कि हम इंडिया से आज़ाद हो रहे हैं। फिजो इन्होंने क्या किया, ये उस टाइम के लीडर थे वहाँ पे नागालैंड के, इन्होंने कई सारी नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफर की गई थी इनको, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा भाई हम नहीं लेना चाहते कोई भी ऑफर। देन उसके बाद नागा नेशनल काउंसिल लॉन्च हुआ, जिसने एक आर्म स्ट्रगल लॉन्च किया अपने नागा की सोवरेनिटी के लिए, यानी हम खुद एक नेशन बनाएंगे तो खुद की हमारी सोवरेनिटी होगी। इस काउंसिल का ये एक पूरा गोल था और इसी के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया। देन उसके बाद ये जो है वायलेंट की शक्ल में उभर कर सामने आया, और कई सारे नागालैंड के जो लोग थे इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद में। और हालांकि ये बाकी जो रेबल्स थे, यानी मेजॉरिटी लीडर्स ने तो इसको कबूल कर लिया नागालैंड के, लेकिन कुछ और रेबल्स थे इन्होंने कबूल नहीं किया। और नागालैंड में आज भी ये मसला अभी भी प्रेजेंट है, और अभी भी आप देखेंगे तो ये जो फाइनल रेजोल्यूशन है अभी भी वेटिंग में है, अभी भी इसको लेकर कोई भी रेजोल्यूशन या इस मामले को सॉल्व नहीं किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात करते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनका ये एक नोशन है कि भाई जो बाहर के लोग हैं, यानी ख़ास तौर पे जो बाकी स्टेट्स के लोग हैं हमारी कंट्री के, वो परमानेंटली सेटल ना हो, कहीं वो कल्चर को डोमिनेट ना कर दें, या फिर जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको हम मेंटेन ना कर पाएँ। दैट्स वाई जो मूवमेंट था ये अगेंस्ट आउटसाइडर, इसको भी हमें देखने को मिला। यानी कि जो लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा था लोगों का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जिसकी वजह से एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम उभर कर सामने आई लोकल कम्युनिटी के लिए, उन लोगों के खिलाफ जो कि आउटसाइडर के तौर पे या माइग्रेंट के तौर पे देखे जाने लगे। अब ये इशू था, ये पॉलिटिकल हो गया, और कभी कभार ये वायलेंट भी हो जाता था कई सारे स्टेट्स में नॉर्थ ईस्टर्न के टाइम पे। खास तौर पे आप देखेंगे जब आसाम मूवमेंट चला था ना 1979 से 1985 में, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस टाइप के मूवमेंट्स का, जहाँ पर आउटसाइडर्स के खिलाफ ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था। देन उसके बाद बात करते हैं, खैर अब असम की बात ही हो रही है तो असम मूवमेंट की अच्छे से बात कर लेते हैं। तो 1979 में, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ये जो स्टूडेंट ग्रुप था एक, हालांकि ये किसी भी पार्टी या किसी भी एंटी फॉरेन मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं थी, बट ये जो आपका यूनियन था
इसने इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूट किया या बहुत ज़्यादा एजिटेट किया। और ये मूवमेंट खासतौर पर इलीगल जो माइग्रेशन होता था अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ बंगाली, ठीक है, जो बंगाल रीजन के थे और जो बाकी आउटसाइडर थे उनके खिलाफ हुआ था। और जो फॉल्टी वोटर रजिस्टर्स में आके अपना वहाँ रहने लगे थे, परमानेंटली सेटल हो गए थे, ठीक है, और बाकी जो लैक्स ऑफ इमिग्रेंट्स थे उन सबके खिलाफ ये मूवमेंट लॉन्च किया गया। अब इस मूवमेंट ने डिमांड करें कि भाई जितने भी आउटसाइडर्स हैं जो कि हमारे स्टेट में एंटर हो गए हैं, ठीक है, उनको वापस भेजा जाना चाहिए, ठीक है। इवेंचुअली क्या हुआ कि जब 6 साल का ये पूरा मसला चलता रहा तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक नेगोशिएशन किया ऑस लीडर्स के साथ, यानी AASU यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स के साथ, जिन्होंने इस अकॉर्ड को साइन किया 1985 में, ठीक है। हालांकि इसने इस मामले को सॉल्व नहीं किया, यानी इस जो प्रॉब्लम इमिग्रेशन था ये सॉल्व नहीं हो पाया। अब ये जो इशू है आउटसाइडर का, ये आज भी एक लाइव इशू है। क्या है? आज भी एक लाइव इशू है। और आज भी आप देखेंगे तो अभी जब NRC हुआ था आसाम का, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था ना NRC का, वो इस वजह से नहीं दिया कि भाई हमें जो है पूरे इंडिया के ओवरऑल इमिग्रेंट्स को फिल्टर करना है या रिफाइन करना है। वो पार्टिकुलरली इसी इशू को लेकर आसाम में ऑर्डर किया गया था NRC को लेकर, क्योंकि वहाँ पे जो मूवमेंट था वो अगेंस्ट आउटसाइडर था, आप कह सकते हैं लोकल कम्युनिटीज़ के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा आसाम मूवमेंट था, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं सदर्न एरिया में, आप थोड़ा मतलब साउथ इंडिया में आ जाइए। साउथ इंडिया में क्या हुआ? ड्रेविडियन मूवमेंट चालू किया गया। ये आप कह सकते हैं वन ऑफ द फर्स्ट रीजनल मूवमेंट था इंडियन पॉलिटिक्स में, जहाँ पे कुछ सेक्शंस ऑफ जो मूवमेंट्स थे उनका ये एम्बिशन था कि भाई हमें एक ड्रेविड नेशन बनाना है। हालांकि इस मूवमेंट ने कोई आर्म रेबेलियन का सहारा नहीं लिया, इसने डेमोक्रेटिक मीन्स के तहत, अपना पब्लिक डिबेट्स के तहत, इलेक्टोरियल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया अपनी जो चीज़ें हैं उनको अचीव करने के लिए। तो ड्रेविडियन मूवमेंट था, इसने कहा कि भाई एक ड्रेविडियम कज़गम एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको फॉर्म किया अंडर द लीडरशिप ऑफ तमिल सोशल रिफॉर्मर। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, वो है EV रामास्वामी पेरियार, ठीक है, EV रामास्वामी पेरियार, जो कि इस DK मूवमेंट के लीडर थे। अब जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसने स्ट्रांगली अपोज किया जो ब्राह्मण्स का डोमिनेंस था, और अफर्म किया कि भाई रीजनल जो प्राइड है वो होना चाहिए अगेंस्ट ऑल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन ऑफ द नॉर्थ, ठीक है। इनिशियली क्या हुआ कि जो ड्रेविडियन मूवमेंट था वो होल ऑफ पूरे साउथ इंडिया की बात करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब चूंकि इसको सपोर्ट बाकी स्टेट से नहीं मिला तो फिर ये जो है सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु तक ही महदूद रह गया, वहीं तक लिमिटेड रह गया। बाद में आगे चल के जो DK था यानी ड्रेविडियन मूवमेंट, या मैं कहूँ ड्रेविड काजागाम, ठीक है, KAZHAGAM ये वाला, तो ये जो है बाद में स्प्लिट हो गया। अब इसका जो पॉलिटिकल लीगेसी थी मूवमेंट्स की, और ये बाद में DMK, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है द्रविड मुंडका काजाकाम, ठीक है। देन उसके बाद एक और जिसका जो दूसरा हिस्सा बना वो था अला DMK यानी अन्ना DMK, ठीक है। तो ये दो अपना स्प्लिट हो गए बाद में आगे चल के, और इन्होंने द्रविडियन लेगेसी को क्लेम किया। अब ये दोनों पार्टीज जो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज बन गई थी ना इसके बाद, तो जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज थी इन्होंने पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया तमिलनाडु को, और पिछले लास्ट के 4 दशकों से, मतलब लास्ट 4 डिकेड से ये लोग जो है जो पॉलिटिक्स आज भी है तमिलनाडु की उसको डोमिनेट करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ड्रेविडियन मूवमेंट के बारे में पूरा हो गया। ड्रेविडियन मूवमेंट जैसे ही याद आए तो आपको तमिलनाडु, साउथ इंडिया याद आ जाना चाहिए, आपको पूरी स्टोरी आराम से, पूरा जो स्टोरी है वो आराम से याद आ जाएगी। अब बात करते हैं सिक्किम के बारे में, क्योंकि हमने देखिए अभी नॉर्थ ईस्टर्न तो कवर कर ही लिया है, लेकिन उसमें एक हिस्सा रह गया सिक्किम का, जो मैंने अलग से आपको दिखाया था, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न में ही आता है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो सिक्किम था वो एक प्रोक्टर स्टेट था, यानी अपना एक अलग ही स्टेट था। और इसका मतलब ये होता है कि भाई हालांकि वो इंडिया का पार्ट तो नहीं है, लेकिन वो फुली सॉवरेन भी नहीं है, मतलब एक अलग स्टेट है अपना, इंडिया का पार्ट भी नहीं है लेकिन वो फुली सॉवरेन भी नहीं है, समझ गए? प्रोक्टर स्टेट का मतलब यही होता है। तो सिक्किम का जो डिफेंस और फॉरेन रिलेशन था वो आप कह सकते हैं कि वो इसको इंडिया देखता था, और जो बाकी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है अपना, वो जो सिक्किम के लोग थे जिसको चोगपाल कहते थे, चोगेयाल, ठीक है, सिक्किम मोनार्क आप कह सकते हैं, वो लोग अपना इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। तो चोगेयाल थे, हालांकि वो अनेबल थे कि भाई वो वहाँ के लोगों के डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन को पूरा करें, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है पूरे वर्ल्ड में एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहा था, जहाँ जहाँ भी मोनार्की गवर्नमेंट थी या जहाँ जहाँ भी एरिस्टोक्रेसी चल रही थी वहाँ पे डेमोक्रेसी आने लगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों के भी एस्पिरेशन होने लगी कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो चोगयाल जो कि मोनार्क था वो इस एस्पिरेशन को पूरा नहीं कर पा रहा था, और एक ओवरवेलमिंग जो मेजोरिटी थी सिक्किम की वो ये चाह रही थी कि भाई, और खासतौर पर वो नेपाली थी, तो वो चाह रही थी कि भाई चोगयाल जो है
उसको एक तरीके से रूलर के तौर पे देखा जाने लगा, ठीक है। और यहाँ पे ये लोग भी चाह रहे थे कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो चोग्याल वॉज सीन एज परपेट्रेटिंग द रूल ऑफ अ स्मॉल इलाइट फ्रॉम द माइनॉरिटी लेप्चा बुडना कम्युनिटी। अब दिक्कत ये थी कि ये जो है एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसका नाम था लेप्चा भूटिया कम्युनिटी। तो एंटी चोग्याल लीडर्स दोनों कम्युनिटीज से उभर कर सामने आने लगे, इन लोगों को सपोर्ट मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सिक्किम असेंबली उभर कर सामने आई, जो उस टाइम पे सिक्किम असेंबली थी, उसने कहा कि भाई एक एसोसिएट स्टेट होना चाहिए। देन इन अप्रैल 1975 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया इसी सिक्किम असेंबली में, जिसने बात की कि भाई हमारा जो है अब फुल इंटीग्रेशन होने जा रहा है इंडिया के साथ। और ये जो है तुरंत किया गया, एक रेफरेंडम लाया गया जिसमें तुरंत स्टैम्प इसको किया गया, यानी असेंट किया गया। और जो वाइड स्प्रेड अप्रूवल थी असेंबली रिक्वेस्ट की, उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया। इंडियन पार्लियामेंट ने भी इस रिक्वेस्ट को इमीडिएटली एक्सेप्ट किया और सिक्किम उसी टाइम 22nd स्टेट इंडियन यूनियन का बन गया, ठीक है। तो 1975 में ही बन गया था और खासतौर पर जो लेप्चा भूटिया कम्युनिटी थी उसके सपोर्ट की वजह से ही इंडियन गवर्नमेंट को ये जो काम है ये अच्छे से करने को मिला और सिक्किम फाइनली जो है उसके बाद मर्ज हो गया, ठीक है। तो ये था सिक्किम का हमारा मर्जर, जो कि हमारा 8वां स्टेट है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। अब बात करते हैं गोवा की। ओए होए, गोवा की जब हम बात करते हैं तो हमें बीच वगैरह याद आती है, लेकिन आपको बता दें कि गोवा पहले इंडिया का हिस्सा नहीं था, ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया में अपना 1947 तक राज किया, लेकिन जो पुर्तगाल थे यानी पुर्तगीज थे उनका गोवा में ज़्यादा दबदबा था, यानी कि उनका वहाँ पे रूल चलता था। और पुर्तगाल जो थे उस टाइम पे, ब्रिटिश तो चले गए लेकिन पुर्तगाल का जब वहाँ पे दबदबा था, रूल था गोवा में, तो उन्होंने तो कहा कि भाई हमारे साथ तो तुमने कोई इंडिपेंडेंस का सौदा नहीं किया, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो हम क्यों जाएं गोवा छोड़कर। इसी के साथ साथ गोवा के अलावा दमन डीयू का भी हिस्सा उन्हीं के अंडर में आता था कॉलोनियल रूल में, और 16th सेंचुरी से ही वो लोग वहाँ पे रूल कर रहे थे। इंडिपेंडेंस जब मिल गई इंडिया को तो इंडियन गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि भाई पेशेंटली कि भाई जो पुर्तगीज गवर्नमेंट है वो हमें उसे परसुएड किया कि भाई आप हमें दे दो। हालांकि एक पॉपुलर मूवमेंट भी चलाया गया गोवा में फ्रीडम के लिए, और फिर उसके बाद गोवा के अंदर ही जो कई सारे सोशल सत्याग्रही थे महाराष्ट्र से, वो लोग ने भी इस डिमांड को आगे बढ़ाया। फाइनली दिसंबर 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी भेजी, क्योंकि वहाँ के भी लोग चाह रहे थे, तो आर्मी भेजी जिसने पुर्तगीज से लिबरेट कर दिया गोवा को, यानी आज़ाद कर दिया। और जब ये पूरा एक्शन हुआ, यानी इस कार्रवाई के 2 दिन के अंदर अंदर गोवा, डीयू, दमन, ये तीनों जो है यूनियन टेरिटरी बन गए और इंडिया के हिस्से में आ गए। जनवरी 1967 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ओपिनियन पोल रखा गोवा में, जहाँ पे लोगों की राय जानना चाहिए कि भाई अगर वो चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र में चले जाए गोवा, या फिर वो जो है एक सेपरेट स्टेट बन जाए। यानी पहले तो यूनियन टेरिटरी था, तो अब सेपरेट स्टेट बन जाए, अगर उसे फुल फ्लेज स्टेट का स्टेट चाहिए तो सेपरेट स्टेट बने या महाराष्ट्र में जाए। तो एक रेफरेंडम लाइक प्रोसीजर उसमें किया गया और उसमें ये असरटेन किया गया कि भाई लोगों की जो विश है वो क्या होगी। मेजोरिटी ने ये वोट किया कि भाई जो है हमें महाराष्ट्र से अलग रहना है। 10 गोवा को जो है एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे कंटिन्यू रखा, और फिर बाद में जाके 1987 में गोवा एक स्टेट बन गया इंडियन यूनियन का, और फिर एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा 1987 में से दे दिया गया। तो ये था हमारा गोवा का फ्रीडम। क्योंकि भाई देखो, अगर सवाल ये भी आ सकता है कि भाई ऐसा कौन सा स्टेट था जहाँ से कॉलोनियल रूल तो खत्म हो गया इंडिया से, लेकिन ऐसा कौन सा इंडिया का हिस्सा था जहाँ से बाकी रहा 1947 के बाद भी बाकी था, तो वो आप कह सकते हैं गोवा, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश का रूल नहीं पुर्तगीज का रूल था, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये सारे बहुत सारे केस मॉडल्स पढ़ लिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, पंजाब का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, असम मूवमेंट हो, फ्रीडम ऑफ गोवा हो, बहुत सारे। लेकिन अब हम बात करें तो ये ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से हम मान सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है कि हमें रीजनलिज्म को कंट्रोल करना चाहिए ताकि इंडियन डेमोक्रेसी सक्सीड कर पाए। तो देखिए, पहला रीज़न तो इसलिए है कि भाई ये जो है एक बैलेंस डेवलपमेंट जो है ना कंट्री की, उसमें बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेन है, यानी बहुत बड़ा रुकावट है। तो ये चीज़ ये है कि कई सारे बिटर रिलेशंस हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसको रिजॉल्व करने में भी काम आता है। रीजंस ये भी हैं कि भाई जो म्यूचुअल रिलेशन है स्टेट्स के, वो भी क्रैक्स में आ जाते हैं, वो गड़बड़ी हो जाती है। रीज़न ये भी हैं कि भाई कई सारे वायलेंट मूवमेंट्स उभर कर सामने आते हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं, पीस हारमोनी सब खराब हो जाती है, पूरी गवर्नमेंट, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सब डिसबैलेंस हो जाता है। देन उसके बाद जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो भी इसकी वजह से रुकावट बन जाती है, जिसकी वजह से ये सारे रीजंस हैं जहाँ पर हम, जिसकी वजह से हमें रीजनलिज्म को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी रीजंस भी आपको ज़रूर याद रहनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हमें इस पूरी स्टोरी से, इस पूरे किस्से से, रीजनल एस्पिरेशन के क्या सीखने को मिलता है, क्या लेसन आखिरकार हम सीख सकते हैं इससे। और ये आपके कंक्लूडिंग पॉइंट में 5 नंबर्स में भी पूछे जा सकते हैं, 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में।
यानी बड़े क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि क्या लेसन आपको सीखने को मिलता है। तो पहला तो ये कि भाई रीजनल एस्पिरेशन एक इंटीग्रल पार्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, ये तो कोई इनकार नहीं करता। इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग रीजनल एस्पिरेशन, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वहाँ के लोगों की डेमोक्रेसी की जो एस्पिरेशंस हैं उसको पूरा करें और डेमोक्रेटिक डायलॉग करें। जैसे आप देखेंगे राजीव गांधी के टेनोर में बहुत ज़्यादा इसको एड्रेस किया गया अच्छे से, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट्स के साथ डायलॉग किए गए इसी चीज़ को लेकर। दूसरा लेसन ये है, या दूसरी चीज़ हम ये समझ सकते हैं कि भाई अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है, क्लास 10 में भी पढ़ा है। भाई इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू हैव अ फॉर्मल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ग्रुप्स एंड पार्टीज फ्रॉम द रीजन नीड टू बी गिवन शेयर इन पावर एट द स्टेट लेवल ऑल्सो, यानी उन्हें स्टेट लेवल पे भी एक जो शेयर है पावर का वो मिलना चाहिए, यानी कुल मिला के फेडरलिज्म को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। देन उसके बाद है तीसरा लेसन, वो है कंट्रोलिंग रीजनल इम्बैलेंसेस, यानी जो रीजनल इम्बैलेंस होता है खास तौर पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को लेकर, ठीक है, जो कि एक तरीके से अगर ये डिसबैलेंस हो जाता है तो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें कई सारे ये सारे जो डिस्प्यूट्स है वो देखने को मिलते हैं। एंड दीज केसेस मेक्स us appreciate the far sightedness of the makers of our constitution in dealing with क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी, एंड दैट्स वाई जो क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी था वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत अच्छे से एड्रेस किया गया इसी चीज़ को, ताकि ये जो रीजनल इम्बैलेंस है वो हमें देखने को ना मिले। लास्ट लेसन ये हम लर्न कर सकते हैं कि भाई जो फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया गया है इंडिया के द्वारा, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट। पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज सक्सीडेड इन एक्सेप्टिंग रीजनलिज्म एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी कि जो फेडरल सिस्टम है जो इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया है एक फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट है, इसको एक स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट के तौर पे या रिजिड अरेंजमेंट के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। और जो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है ना उसमें रीजनलिज्म को पार्ट एंड पार्सल, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पार्ट एंड पार्सल के तौर पे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं भाई रीजनलिज्म अलग अलग लोगों की रीजनल एस्पिरेशंस होती हैं, सबको फुलफिल करना होता है, समय समय पे चीज़ों को एड्रेस करना होता है, तो ये एक तरीके से पार्ट एंड पार्सल है डेमोक्रेसी का, और इसको भी हमें कंसिडर करते रहना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने सारी चीज़ें अच्छे से कवर करी हैं, ड्रेविडियन मूवमेंट हो, सदन का हिस्सा हो या आसाम का हिस्सा हो। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि भाई इस चैप्टर को पूरा समझ तो लिया आपने, लेकिन इसके बाद आप एक पॉलिटिकल मैप इंडिया का देख लीजिएगा, वहाँ पे जो जो स्टेट्स की हमने बात की हैं वो आप देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप मैप के हिसाब से ही याद कर लेंगे, क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से जब आप याद करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे देखिए कई सारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को याद कर लें, भले ही आप इसको रट्टा ना मारें। अगर आप समझ रहे हैं, लेक्चर मेरा आपको समझ में आ रहा है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को देख रहे हैं साथ में, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप उम्मीद है कि आपने रोक रोक के स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बताने वाले हैं एग्जामिनेशन के हिसाब से भी। इस तरीके से हमने पिछले कई सारे चैप्टर्स हैं वहाँ पे हमने पूरी अच्छे तरीके से आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेक्चर के बीच में बताए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चाहे उनको भी फायदा हो सके। अपनी फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने इसके अलावा क्लास 12 की हिस्ट्री की भी कंप्लीट कोर्स डाल दिया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।